हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स की यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है ताकि आपका फिजिक्स अच्छा हो और आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से डील कर सकें, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ। ये इसका दूसरा वीडियो है, मॉडरेट लेवल। इससे पहले भी इसका एक बेसिक लेवल का वीडियो आ चुका था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखें। बेसिक लेवल की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं कि आपके कंसेप्ट और फॉर्मूले उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से क्लियर होते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या लिखा है? द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मतलब ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कंडीशन बनती है जिसमें से R मतलब रेजिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब ओमिक रेजिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस इक्वेशन में वो कांस्टेंट रहता है तो उसको ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब क्या बोला है? द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसे रेजिस्टेंस की बात हो रही है जो चेंज होता है, वैरी करता है। तो देखो, कॉपर वायर, इसका रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। कार्बन रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। डायोड इनके रेजिस्टेंस वैरी करते हैं तो ये नॉन ओमिक है। टंगस्टन वायर, इसका भी रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। तो आंसर क्या रहेगा? डायोड। चले बड़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा है? द रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब का रेजिस्टेंस हमेशा वैरी करता है। ध्यान रखने वाली बात है, क्या करता है? वैरी करता है, चेंज होता है, मतलब नॉन ओमिक होगा। ओमिक नहीं है, नॉन ओमिक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या है? करेक्ट। ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को। डिस्चार्ज ट्यूब का रेजिस्टेंस वैरी करता है मतलब नॉन ओमिक है। चले बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या लिखा है देखिए। द VI ग्राफ ऑफ अ मेटेलिक वायर एट अ 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर शोन इन द फिगर। ठीक है, IV ग्राफ दे रखा है और 2 टेम्परेचर दे रखे हैं। Which of the two temperatures T1 and T2 is higher? इनमें से कौन सा टेम्परेचर हाई है, कौन सा लो है? तो देखो सिंपल सी बात है, V वर्सेस I का जो स्लोप होता है वो होता है रेजिस्टेंस। V वर्सेस I ग्राफ का, यहां पे क्वेश्चन में V वर्सेस I दे रखा है बट ग्राफ किसका बना है? I वर्सेस V का। ठीक है, V वर्सेस I भी कह सकते हैं बट I वर्सेस V दिख रखा है। तो इसका जो स्लोप होता है वो होता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टेंस के। ठीक है, ठीक है, IV ग्राफ है मतलब जो स्लोप है वो किसके दे रखे होंगे? कंडक्टेंस के। ठीक है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस कम होगा। ठीक है, तो देखो जरा, I वर्सेस V का ग्राफ है, ये स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप कम है, और ये किसका स्लोप होगा? कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का ये स्लोप ज्यादा है और ये स्लोप कम है, मतलब यहां पे अगर मैं G1 ले लूं और यहां पे G2 ले लूं, कंडक्टेंस, ये सेकंड कंडक्टेंस, तो ये कंडक्टेंस ज्यादा है क्योंकि एंगल ज्यादा है। एंगल ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, ये एंगल कम तो कंडक्टेंस कम। यहां पे कंडक्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो मतलब ये टेम्परेचर इससे क्या है? ज्यादा है। ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये टेम्परेचर कम है, क्योंकि यहां का कंडक्टेंस कम है तो टेम्परेचर ज्यादा, और यहां का कंडक्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो T2 इज ग्रेटर देन T1। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? करेक्ट है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा रिलेशन। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पे कंडक्टेंस कम है, यहां पे स्लोप कम है, आई वर्सेस वी का स्लोप कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, द वोल्टेज करंट वेरिएशन ऑफ टू मेटेलिक वायर्स एक्स एंड वाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज शोन इन द फिगर। फिर से आई वर्सेस वी का ग्राफ है, ठीक है, shown in the assuming that the wires have the same length and the same diameter, then अगर दोनों वायर की लेंथ सेम है, दोनों का डायमीटर भी सेम है, तो क्या रिलेशन करेक्ट होगा? तो देखो I वर्सेस V का ग्राफ है, मतलब स्लोप किसके होंगे? कंडक्टेंस के। तो यहां पे कंडक्टेंस G1 ले लेते हैं, यहां पे क्या ले लेते हैं? G2, या फिर Gx और Gy ले लेते हैं। अब देखो ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, स्लोप को एंगल से डिनोट करते हैं, ये एंगल ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। यही चीज है, यहां पे कंडक्टेंस क्या है? कम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, यहां कंडक्टेंस ज्यादा था, रेजिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो कंडक्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। यहां पे कंडक्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वाई वायर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ एक्स वायर। ठीक है, ये एक चीज मिल गई। उसके बाद रेजिस्टिविटी, रो मतलब रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला तो पता है, रो एल बाय ए। अब देखो सेम लेंथ सेम डायमीटर, मतलब लेंथ और एरिया दोनों का बराबर है, तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? रेजिस्टिविटी। किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसी की रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? वाई का, तो रेजिस्टिविटी भी किसकी ज्यादा होगी? वाई की। ठीक है, फिर से आई वर्सेस वी का ग्राफ है, तो स्लोप किसका होगा? कंडक्टेंस का। यहां पे एंगल ज्यादा है तो कंडक्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। यहां पे कंडक्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो आर वाई इज ग्रेटर देन आर एक्स। फिर उसके बाद यहां देखा गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसी की रेजिस्टिविटी भी ज्यादा, तो रेजिस्टिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है ये कंसेप्ट। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, विच ऑफ द एडजॉइनिंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक रेजिस्टेंस? ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अभी मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया था कि ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है वो है कांस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये दोनों तो वैरी कर रहे हैं, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है, इस वाले को देखो, इस वाले को देखा जाए तो इसका वोल्टेज सेम है, करंट चेंज हो रही है ना, वोल्टेज सेम है बट करंट चेंज हो रही है। तो यहां पे देखोगे स्लोप क्या दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो थीटा कितनी डिग्री? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो थीटा की जगह 0 डिग्री रखो, tan 0 का वैल्यू 0। तो यहां तो नहीं है कांस्टेंट। यहां पे देखा जाए तो यहां पे देखो, यहां से एंगल बनाओ थीटा, यहां से थीटा बनाओ और यहां से थीटा बनाओ, क्या तीनों पॉइंट से थीटा सेम है? थीटा सेम है, मतलब थीटा कांस्टेंट है, और थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप भी क्या है? कांस्टेंट है। तो V वर्सेस I का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या कर रहा है? करेक्ट है। ओमिक रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट रहना चाहिए। यहां तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट, पढ़ो, खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, चलो फिर से देखें।
इन द शोन IV कर्व R1 बाय R2 विल बी, रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज पता करने। तो देखो I वर्सेस V का ग्राफ है, तो इसका स्लोप होता है कंडक्टेंस, G से डिनोट करते हैं, और कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलो ये पहला स्लोप है, तो इसका G1 निकालें जरा। तो G1 क्या होगा, देखो tan थीटा से डिनोट करते हैं स्लोप को। थीटा कितने डिग्री, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, ये G1 आ गया, पहला कंडक्टेंस। दूसरा कंडक्टेंस G2, इसको भी tan थीटा से डिनोट करेंगे, बट थीटा कितने डिग्री है अब, 30 डिग्री। तो G2 कितना हो गया, 1/√3 हो गया। ठीक है, अब G1 और G2 आ गया अपने पास। G1 कितना आया, √3, और G1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R1, है ना। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये हो गया इनवर्सली। अब देखो G2 इज इक्वल टू क्या है, 1/√3। ठीक है, तो R2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब रेशियो किसका करना था, R1 बाय R2 का। तो R1 बाय R2 1/√3 अपॉन कितना हो गया, √3, 1/√3 अपॉन √3, √3 यहां आएगा, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू √3, 3। तो रेशियो कितना आ गया, 1:3। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो। I वर्सेस V का ग्राफ था, तो स्लोप किसका है, कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का स्लोप है, कंडक्टेंस के वैल्यू निकाल लिया और इनवर्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस आ गए, R1 ये R2 ये दोनों का रेशियो कर दिया, तो आंसर है 1/3। चलो पॉज करो, ये नोट करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये बढ़ते हैं। इसको पढ़ें, क्या लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जरूरी है स्टूडेंट्स। क्या लिखा है, द वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ टू रेजिस्टर्स of the same material and the same radius with length L1 and L2। दो देखो, दो वोल्टेज करंट के ग्राफ दिए गए हैं, जिसमें से मान लो दोनों वायर है, तो ये दोनों वायर है A और B। टू रेजिस्टर्स ऑफ सेम मटेरियल, दोनों रेजिस्टर सेम मटेरियल के हैं, सेम रेडियस है, मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम, एरिया भी सेम। ठीक है, विद लेंथ L1 एंड L2, दोनों रेजिस्टर की लेंथ अलग अलग है, L1 और L2 है, आर शोन इन द फिगर। ये रहा, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, इसकी लेंथ क्या मान ली, L1, और इसकी लेंथ मान ली L2। नाउ इफ L1 एंड L2 स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स वोल्टेज एंड करंट फॉर L1। ठीक है, L1 के लिए, अच्छा L1 L2 मानना नहीं है यहां पे, L1 बताना है। इफ L1 एंड L2 स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, यहां पे रिप्रेजेंट वोल्टेज एंड करंट, तो यहां पे एक चीज क्वेश्चन में मिसिंग है, L1 इज ग्रेटर देन L2 दिया गया है। ये कंडीशन है कि अगर L1 इज ग्रेटर देन L2 है, तो A और B ग्राफ में से कौन सा स्लोप L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कंडीशन ये दी गई है, L1 इज ग्रेटर देन L2, अगर पहले वाले रेजिस्टेंस की लेंथ ज्यादा है दूसरे वाले से, तो कौन सा स्लोप L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρL/A होता है। ठीक है, यही चीज पता है। अब देखो, दोनों रेजिस्टर की रेजिस्टिविटी और एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेंथ पे डिपेंड करेगा, मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। अब देखो V वर्सेस I ग्राफ, तो V वर्सेस I ग्राफ में देखोगे एंगल किसका ज्यादा दिख रहा है, B का ज्यादा है, A का कम है। और V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ना। तो इसका रेजिस्टेंस, B वाले का रेजिस्टेंस A वाले से क्या है, ज्यादा है। तो B वाले का रेजिस्टेंस अगर A वाले से ज्यादा है और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो L1 इज ग्रेटर देन यहां पे L2 है, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा।
मतलब बी वाला स्लोप L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां पे देखो V वर्सेस I का ग्राफ है, स्लोप किसका होगा, रेजिस्टेंस का। तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस कम है क्योंकि इसका एंगल कम है। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। फिर उसके बाद यहां देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेंथ जितनी ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। तो लेंथ किसकी ज्यादा है, L1। तो L1 ज्यादा है लेंथ, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, बी का। तो ये वाला ग्राफ मतलब ये वाला स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 को। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बी वाला स्लोप L1 लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पॉज करके नोट कर लेना। यहां पे देखो, इन द शोन वी आई ग्राफ विल बी, ये रिलेशंस दिए गए हैं। वी आई ग्राफ है तो रेजिस्टेंस का रिलेशन पूछा गया, कौन सा रिलेशन सही है। तो देखो सबसे ज्यादा ये दिख रहा है क्योंकि इसका एंगल सबसे ज्यादा है, दूसरे वाले का एंगल उससे कम है और तीसरे वाले का एंगल उससे भी कम है। तो सबसे ज्यादा थीटा जिसका ज्यादा उसी का स्लोप ज्यादा। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। जिसका एंगल ज्यादा, V वर्सेस I है, V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो एंगल सबसे ज्यादा किसका, R1 का, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, इजी टॉपिक है ओम्स लॉ, ज्यादा कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ो और जरा 2 मिनट ट्राई करके देखो, ढंग से पढ़ो। इफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज हाफ, मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो V इनिशियल कितना है, V है जो कि कांस्टेंट है, ये इनिशियल है। तो करंट यहां पे क्या होगी, I इज इक्वल टू V बाय R हो गई, ये इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, इफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज हाफ, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, फाइनल रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया, R/2। द पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, फाइनल पोटेंशियल भी क्या है, V है क्योंकि कांस्टेंट है। व्हाट विल बी द चेंज इन करंट, तो अगर पुरानी करंट I है तो नई करंट कितनी होगी वो बताना है। तो I डैश मान लेते हैं नई करंट, तो I डैश कितना देखो, V अपॉन R/2, रेजिस्टेंस हाफ हो चुका है, 2 कहां जाएगा ऊपर, तो I डैश इज इक्वल टू 2V बाय कितना हो गया, R। ठीक है, रेजिस्टेंस हाफ हो चुका था, V बाय R होता है ना पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है V, रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2, ये 2 कहां गया ऊपर, तो 2V बाय R। अब देखो V बाय R किसके इक्वल है, I के, तो I डैश क्या हो गया, 2I हो गया, मतलब डबल हो गया। पोटेंशियल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस हाफ कर दिया गया है तो करंट क्या होती है, बढ़ जाएगी डबल टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से पहले देखिए, सिंपल सी कहानी ये है कि जब भी आप न्यूमेरिकल को हाथ लगाएं उससे पहले आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपके फॉर्मूले और कंसेप्ट याद होने चाहिए जो भी टॉपिक आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं होंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की फिजिक्स की ट्रिक ही है कि पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करें ताकि आपका मोरल हाई रखे, आपका माइंड एकदम बढ़िया रहेगा कि हाँ हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नहीं होने वाला है, या फिर होगा तो बहुत टाइम लगेगा जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और छोड़ देंगे। तो हमेशा आप पहले कंसेप्ट और फॉर्मूले पढ़ लें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।